सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विक्रम बेताल की कथा की। विक्रम बेताल की कथा की मैं सीरीज लाने वाला हूं। जैसे मैंने गरुड़ पुराण की एक सीरीज लाई थी, आज हम विक्रम बेताल की कथा की सीरीज लाने वाले हैं। इसमें 25 कहानी है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी दूं। ये है विक्रम बेताल की कहानी, ये मैं एक एक करके आप लोगों को सुनाऊंगा। तो इसमें 25 कहानी है और 25 की 25 कहानी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। पहली कहानी में शुरुआत थोड़ी सी बड़ी होगी पहली कहानी की, क्योंकि ये बताना होगा आपको कि ये कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। एक एक कहानी में पढ़ के आपको सुनाऊंगा इस बुक में से, मतलब सामने बुक रखी रहेगी और कैमरा उसके ऊपर होगा, तब आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ताकि आपको ये लगे एकदम ऑथेंटिक असली सा लगे कि मैं अपनी तरफ से ना जोड़ रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग अपनी तरफ से जोड़कर सुना देते हैं। दूसरी चीज, पहली कहानी को मैं शुरुआत करते हुए यहां से आपको बता देना चाहता हूं कि राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही अच्छे राजा थे, न्याय प्रिय राजा थे। उनका न्याय बहुत सबसे उत्तम माना जाता था और ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, बलवान राजा थे। एक बार इनके राज्य में एक योगी आया। पहले मैं एक कथा आपको संक्षिप्त में सुना रहा हूं और थोड़ी सी फिर वो पहली जो कहानी है बेताल वाली वो शुरू करेंगे। उनके राज्य में एक योगी आया और वो उन्हें एक फल देकर चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर एक फल देकर चला गया। ऐसे करते करते वो कई दिनों तक आया। राजा उसे लेकर रख लेते। एक दिन राजा ने सोचा ये आखिर इस फल में है क्या। उन्होंने मंत्री को बुलवाया कि इसे काटो और हम देखना चाहते हैं इसके अंदर क्या है। मंत्री ने काटने वालों को बुलाया जो रसोई घर में से। उन्होंने काटा तो उसके अंदर एक लाल निकला। उन्होंने वहां पर एक सुनार को बुलाया। सुनार से पूछा ये क्या है। उसने कहा कि ये तो एक हीरा है और इसकी कीमत बहुत ही बेशकीमती है, ये तो बहुत ही कीमती है। अगले दिन वो योगी जब फिर से राजा के दरबार में आया, राजा ने उन्हें वो लाल दिखाई कि ये क्या है, ये क्या चमत्कार है। योगी ने कहा कि मेरे पास एक ही सिद्धि है जो मैंने अपने तपोबल से प्राप्त की है। मैं आपको इसके, ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक ही सिद्धि प्राप्त की है। अगर मेरा वो तपोबल पूरा हो जाता है तो मैं अनेक सिद्धि प्राप्त कर लूंगा और आपको कुबेर का खजाना तक ला दूंगा। राजा ने कहा, राजा को उसकी बात थोड़ी सी अच्छी लगी। उन्होंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि आप कल जंगल में मेरे पास आ जाना। इस समय उन्होंने समय दिया, रात के समय आप मेरे पास आ जाना, फिर हम आगे की बात करेंगे। राजा अपने हथियारों सहित, उसने कहा था कि अकेले आना है, राजा हथियारों सहित अकेले जंगल में पहुंच गए। वहां पर वो योगी मिला। योगी एक तरह का वहां के तांत्रिक था। वो बैठा हुआ था और अपनी जो विक्रम क्रिया कर रहा था, हवन कुंड जो भी उसने लगाया होगा वो कर रहा था। तो उसने कहा कि राजा जाओ, यहां से 2 किलोमीटर दूर एक मुर्दा लटका हुआ है पेड़ पर, उसे पहले तुम यहां लेकर आओ, फिर हम बात करेंगे। अब राजा उसे लेने के लिए जैसे वहां पहुंचता है तो वाकई में एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ था और राजा ने उसे अपने कंधे पर, मतलब उसे उतारा और अपने कंधे पर बैठाया। उसने कहा कि तुम कौन हो, लेकिन वो उससे पहले ही छूटकर फिर से वहां पर जाकर लटक गया। उसने राजा से पूछा तुम कौन हो। राजा ने कहा मेरा नाम विक्रमादित्य है और मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। उसने कहा कि तुम जिसके लिए ले जाने आए हो वो बहुत बड़ा धूर्त है, वो अपने स्वार्थ के लिए ले जा रहा है, मैं नहीं चलूंगा। विक्रमादित्य ने कहा तुम्हें चलना होगा। तो बेताल ने कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शर्त ये होगी कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अगर तुम बीच में बोल पड़े तो मैं फिर से वहीं चला जाऊंगा उड़कर। राजा ने शर्त स्वीकार की और राजा उसे अपने कंधे पर बिठाकर ले चलता है। और अब कहानी की पहली कहानी की शुरुआत होती है, जिसका नाम है किसका दोष। इस कहानी को मैं आपको बताऊं, 25 की 25 कहानी आप सुन लेते हैं तो आप सीख जाते हैं जीवन में अपने जीने का तरीका, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज आपको समझ में आने लगती है। ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आइए सुनाते आपको पहली कहानी। किसका दोष। ये देखिए आप कहानी शुरुआत हो जाती है। सुनो राजा विक्रमादित्य। बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, वाराणसी में प्रताप मुकुट नामक एक अत्यंत पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा एक पुत्र था।
पुत्र का नाम था ब्रजमुकुट। ब्रजमुकुट की अपने राज्य के प्रधानमंत्री के पुत्र रतनराज से गहरी दोस्ती थी। वे दोनों प्राय साथ साथ रहते, साथ साथ खाते पीते और साथ साथ ही शिकार आदि पर जाते। एक समय की बात है कि वे दोनों शिकार खेलने एक घने वन में गए। वहां राजकुमार को एक हिरन दिखा, जिसके पीछे उसने अपना घोड़ा सरपट तोड़ा दिया। मंत्री पुत्र तो पीछे रह गया। हिरन का पीछा करते करते राजकुमार किन किन दिशाओं में मुड़ता, कितनी दूर आ पहुंचा, इसका उसे स्वयं भी पता नहीं चला। चौका तब जब एक बड़े ही सुंदर उद्यान के करीब आते आते उसका घोड़ा रुक गया और थकावट के कारण वह बुरी तरह हाँफने लगा। राजकुमार ने देखा कि मर्ग भी उसकी नजरों से ओझल हो गया। मतलब कि जो हिरन है वो भी उसकी नजरों से गायब हो गया। राजकुमार ने घोड़ा वृक्ष के तने से बांध दिया और स्वयं भी उसी वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा। अभी उसे वहां बैठे थोड़ा ही समय गुजरा था कि एक पुरुष स्वर उसके कानों से टकराया। ए राहगीर, तुम कौन हो और बिना आज्ञा इस उद्यान में कैसे घुस आए? देखो, तुम जो कोई भी हो तुरंत यहाँ से चले जाओ। राजकुमारी संध्या पूजन के लिए यहाँ आने वाली है। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो नाराज हो गई और तुम्हारे साथ साथ मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अब मैं भी चला जाऊंगा भाई, तुम निश्चित रहो। राजकुमारी के आने से पहले ही चला जाऊंगा। मतलब राजा के लड़के ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, तुम निश्चित रहो। वह युवक जो वास्तव में उद्यान का माली था, वह निश्चित होकर चला गया। राजकुमार भी उठकर अपने घोड़े की जीन दुरुस्त करने लगा। राजन बेताल बोला कि राजन, संयोग देखो कि उसी समय राजकुमारी अपनी सखियों के साथ पूजा करने मंदिर की ओर निकल आई। राजकुमार ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उस पर नजर पड़ने के बाद यही हालत राजकुमारी की भी हुई। वह भी किंकरत वह भी मूड सी उसे देखती ही रह गई। फिर एकाएक ही वह चेतन हुई, सखियों के साथ मंदिर की ओर बढ़ गई। मंदिर में से पूजा करके जब वह निकली तब भी राजकुमार को उसी स्थान पर खड़े देखा। तब राजकुमार ने उसकी ओर देखकर एक संकेत किया। उसने जूड़े में लगा कमल का फूल हाथ में लेकर कान से छुआया, फिर दांत से कुतरकर पांव के नीचे रखा। सबसे अंत में उसने उसे उठाकर सीने से लगा दिया। फिर अपनी सखियों के साथ वह एक ओर को चल दी। ये देखिए रानी और ये वो राजकुमार। उसके जाने के बाद राजकुमार ने ठंडी आह भरी और दीवाना सा हो गया। राजकुमारी की मोहिनी सूरत लगातार उसकी आंखों में नाच रही थी। चाहकर भी वह उसकी स्मृति को भुला नहीं पा रहा था। फिर एकाएक ही ऐसा हुआ कि वह बड़ा ही उदास होकर वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ ही समय गुजरा कि उसका मित्र जो था वो मंत्री पुत्र रतनराज उसे खोजते खोजते उसकी दिशा में आ गया, उसके पास आ गया। मित्र से मित्र के मन की बात छिपी न रह सकी। राजकुमार ने राजकुमारी की कमल के फूल वाली हरकत बयान कर दी। वाह वाह, अरे क्या वाह वाह, आखिर उसकी इस हालत का मतलब क्या था? मेरे मित्र, इस प्रकार उसने तुम्हें परिचय सहित अपने दिल की पूरी बात बता दी, यानी वह भी तुमसे मोहब्बत करती है। ये मंत्री का लड़का कह रहा है राजकुमार को। तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे मित्र, जरा मुझे भी तो बताओ, उतावला सा होकर राजकुमार ने पूछा। रतनराज बोला, सुनो मित्र, पहले उसने जूड़े में से कमल का फूल निकालकर कान से छुआ दिया। इसका अर्थ है कि वह कर्नाटक राज्य की रहने वाली है। फिर उसने दांत से कुतरा, जिसका अर्थ हुआ वह राजा दंतवान की पुत्री है। पांव तले दबाकर उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम पद्मावती है। भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। फूल को अपने सीने से लगाकर उसने इस बात का संकेत दिया है कि वह भी तुम्हें चाहती है। यह जानकर ब्रजमुकुट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपने मित्र से बोला, मित्र, तब तो हमें शीघ्र ही कर्नाटक देश की राजधानी चलना चाहिए। चलो मित्र। मित्र की स्वीकृति पाते राजकुमार ने अपना घोड़ा कर्नाटक देश की राजधानी की ओर दौड़ा दिया। हवा से बात करते हुए दोनों मित्र राजधानी में आ गए। वहां आकर रतनराज ने पता किया कि राजकुमारी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तब उन्होंने पता लगा
तब उन्हें पता लगा कि एक बूढ़ी मालिन है जिसके बचपन में राजकुमारी की धाय बनकर उसका पालन पोषण किया था। वह दिन में एक बार राजकुमारी को देखने अवश्य ही जाती है। वे दोनों उस बुढ़िया के मकान पर जा पहुंचे। दरवाजे पर जाकर दोनों ने दस्तक दी। द्वार स्वयं बुढ़िया ने खोला। क्या बात है, कौन हो तुम? हम परदेशी हैं माई, और कुछ दिन यहाँ रुककर दंतवन की नगरी के देखने के इच्छुक है। क्या हमें 1-2 दिन आपके यहाँ ठहरने का स्थान मिल सकता है? अरे बेटा, ठहरने के लिए, अब वो बुढ़िया कह रही है, अरे बेटा ठहरने के लिए तो तुम्हें किसी धर्मशाला या सराय में जाना चाहिए। तनिक हैरत सी जाहिर करते हुए बुढ़िया ने कहा, यहाँ क्यों आई हूँ? मंत्री का पुत्र बड़ा चतुर था, फौरन बोला, देखो माते, हमारा संबंध पड़ोस के राजघराने से है। हमारे पास माल असबाब की कमी नहीं है, इसलिए किसी सार्वजनिक स्थान पर रुकना हमें शोभा नहीं देगा। ओहो, बुढ़िया सोचने लगी। फिर बोली, देखो बेटा, यदि ऐसी बात है तो तुम यहाँ रुक जाओ। मैं इस बड़े मकान में अकेली ही रहती हूँ। मेरे यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, इसलिए अपने कार्य तुम्हें स्वयं ही करने होंगे। ठीक है माँ, हमें स्वीकार है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से वे उस बुढ़िया के घर में ठहर गए। बुढ़िया का वही नियम था, वह सुबह या शाम एक बार राजकुमारी को देखने महल में अवश्य जाती थी। एक दिन मंत्री पुत्र ने बुढ़िया को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो, माते, क्या आप हमारा एक काम कर सकती हैं? क्या? बुढ़िया ने कहा, क्या आप राजकुमारी तक हमारा एक संदेश पहुंचा सकती है? राजकुमारी तक आपका संदेश? बुढ़िया सोच में पड़ गई। फिर न जाने क्या सोचकर उसने पूछा, संदेश क्या है? आप राजकुमारी से केवल इतना कह दीजिएगा कि मंदिर के बगीचे में जिसे देखा था वह आ पहुंचा है। मगर बेटा, राजकुमारी नाराज हो गई तो बुढ़िया कह रही है, वो कह रहा है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर बातचीत में चतुर मंत्री पुत्र ने संदेश ले जाने के लिए बुढ़िया को राजी कर दिया। बुढ़िया चली गई, मगर घंटे भर बाद जब वापस आई तो काफी घबराई हुई थी। आकर उसने बताया, बेटा, तुम तो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, मगर मेरी तो जान के लाले पड़ गए हैं। अब कल राजा मुझे न जाने क्या दंड दे। उसने कहा, राजकुमार के दोस्त ने, आखिर हुआ क्या माते? धैर्य से मंत्री पुत्र ने पूछा। कुछ तो बताओ। मैंने जब राजकुमारी को तुम्हारा संदेश दिया तो उसने हाथों पर चंदन लगाकर मेरे गाल पर तमाचा मारा और मुझे बाहर धकेल दिया। यह सुनकर राजकुमार बुरी तरह घबरा गया, किंतु उसका मित्र रतनराज खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे, झुंझुलाकर राजकुमार बोला, तुम हंस क्यों रहे हो? मित्र, तुम व्यर्थ ही घबरा रहे हो। अरे माते, तुम भी मत घबराओ। दरअसल राजकुमारी ने इस प्रकार अपना संदेश भेजा है। संदेश सुनो। राजकुमार और बुढ़िया आश्चर्य से उसका मुंह ताकते रह गए। मित्र बोला, राजकुमारी ने संदेश भेजा है कि 5 रोज चांदनी के बीते तब खबर देना। ओहो। और फिर बुढ़िया दूसरे दिन डरती डरती जब राजमहल गई तो राजकुमारी ने उसके साथ बड़ा ही मधुर व्यवहार किया। बुढ़िया का सारा डर जाता रहा और अब कहीं जाकर उसे विश्वास हुआ कि राजकुमारी ने सचमुच ही इस प्रकार अपना संदेश भेजा था। 5 दिन गुजर गए। छठे दिन जब बुढ़िया महल लौटी तो उसके गाल पर स्याही सा आधा थप्पड़ छपा था। बुढ़िया ने बताया कि राजकुमारी ने उसे पश्चिमी दरवाजे की ओर धकेल दिया था। मित्र रतनराज ने बताया, आज आधी रात के बाद महल के पश्चिमी द्वार पर राजकुमारी तुम्हारा इंतजार करेगी। आगे सुनिए। राजकुमार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। राजकुमारी से मिलने की कल्पना करके उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे तैसे आधी रात गुजरी और वह किले के पश्चिमी द्वार पर जा पहुंचा। राजकुमारी उसे फौरन महल के भीतर ले गई। अगले दिन जब वह वापस आया तो बड़ा उदास था। रतनराज को उसे उदास देखकर बड़ी हैरानी हुई। वह कुछ उलझन में पड़ गया और अपने मित्र से पूछा, क्या बात है मित्र? अपनी प्रेमिका से मिलकर आने के बाद भी तुम इतने उदास हो, जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर बात क्या है? मित्र, राजकुमारी मुझसे बेहद प्यार करती है। वो राजकुमार बता रहा है अपने दोस्त को कि वो राजकुमारी मुझसे बेहद प्यार करती है, परंतु उसका और मेरा विवाह नहीं हो सकता। विवाह नहीं हो सकता? रतनराज चौंका। यह तुम कैसी बात कर रहे हो मित्र? जब वह तुम्हें चाहती है और तुम भी उसे चाहते हो तो भला विवाह में क्या अड़चन है? उसके पिता ने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर रखा है, ये राजकुमार ने बताया। ओहो। अब वो कह रहा है राजकुमार का मित्र रतनराज, ओहो, तो ये बात है। रतनराज गहरी सोच में डूब गया और बोला, तुम मुझे 1 आध घंटा सोचने के लिए दो मित्र।
मैं तुम्हारे और उस मिलन की कोई न कोई युक्ति अवश्य ही निकालूंगा। पहले ये बताओ कि अब उसने तुम्हें कब बुलाया है। उसने कहा कल। ठीक है, कल जाते समय मैं तुम्हें एक युक्ति बताऊंगा। ये देखे दोनों मित्र हैं वो। अगले दिन राजकुमार जाने लगा तो रतनराज ने उसे एक त्रिशूल देकर कहा, जब राजकुमार सो जाए तो तुम उसकी जंघा में त्रिशूल मारकर उसके जेवर उतार लाना। अब आगे सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। क्या कह रहे हो मित्र? अब राजकुमार बोल रहा है, ये क्या कह रहे हो तुम? ब्रज मुकुट घबराया इस प्रकार तो वह घायल हो जाएगी। तुम इन मामूली बातों की चिंता मत करो, जैसा मैंने बताया वैसा करो। राजकुमार ब्रज मुकुट बड़ी कठिनाई से इस कार्य के लिए राजी हुआ। दूसरे दिन उसने अपने मित्र के अनुसार सारा कार्य किया और वापस आ गया। उसके आने के बाद रतनराज ने योगी का वेश धारण कर लिया। रतनराज ने, जो मंत्री का लड़का है, तथा राजकुमार को भी वैसा ही वेश धारण करवाकर अपना चेला बना लिया और जंगल में एक कुटी बनाकर वहीं धुनी जमा दी। इस कार्य से निपटने के बाद वह राजकुमार से बोला, आओ मित्र, जाओ मित्र, राजकुमार के इन जेवर को बाजार में बेच आओ। बाजार में बेच आऊं? राजकुमार सिट पिटाया, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो मित्र? इस प्रकार तो मैं पकड़ा जाऊंगा। यही तो मैं चाहता हूं मित्र, तुम पकड़े जाओ। रतनराज मुस्कुराया। क्या मतलब? राजकुमार कह रहा है, जब तुम पकड़े जाओ तो साफ साफ बता देना कि ये जेवर मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। जब राजा के सिपाही मेरे पास आएंगे तो मैं स्वयं निपट लूंगा। राजकुमार अब सारी बात समझ गया। अब तक जो जो घटनाएं घटी उन्हें देखकर राजकुमार को अपने मित्र की बुद्धि पर पूरा भरोसा हो गया था कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसके हित के लिए ही कर रहा है। अतः वह जेवर लेकर बाजार में चला गया और एक जोहरी के यहां जाकर जेवर बेचने की इच्छा व्यक्त की। वह नगरी सबसे बड़ी दुकान थी, नगर की सबसे बड़ी दुकान थी, और वही जोहरी राज परिवार के जेवर बनाकर दिया करता था। जोहरी ने उन गहनों को देखते ही सिपाहियों को बुलाकर राजकुमार को गहने सहित उनके सुपुर्द कर दिया। तुझे ये जेवर कहां से मिले? सिपाही बोले। उसने कहा, राजकुमार ने, मुझे तो मेरे गुरु ने दिए। कौन है तुम्हारा गुरु? ये सिपाही बोले। सिपाहियों के बड़े अधिकारी ने पूछा, कहां है? आप चलिए मेरे साथ, राजकुमार बोला। उसे लेकर सिपाही उसके गुरु के पास पहुंचे और उसे अर्थात मंत्री पुत्र को भी हिरासत में लेकर राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास ये जेवर कहां से आए? अब वो कहता है, महाराज रतनराज ने निर्भुकता पूर्वक उत्तर दिया, उस रात मेरे पास एक चुड़ैल आई। इसने कहा कि एक रात मेरे पास एक चुड़ैल आई, मैंने उसकी जांघ में त्रिशूल मारकर ये सभी जेवर उतरवा लिए। उसकी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। चुड़ैल? हाँ महाराज, वह बड़ी ही भयानक थी। राजा ने एक गुप्त संदेश रानी के पास भेजा तो वहां से उत्तर आया कि हाँ, राजकुमारी की जांघ पर एक त्रिशूल का निशान है। बस फिर क्या था, राजा ने तुरंत राजकुमारी को देश निकाला दे दिया। राजा के सिपाही उसे जंगल में छोड़ आए। राजा ने उन साधुओं को भी छोड़ दिया। राजकुमार तुरंत वेश बदलकर जंगल की ओर चल दिया। उस घटना से राजकुमारी बड़ी आहत थी। राजकुमार ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि उसे पाने के लिए ही उसने और उसके दोस्त ने मिलकर यह सब नाटक रचा। सुनकर राजकुमारी बेहद खुश हुई। उसे उसके मन का मीत मिल गया था। राजकुमार उसे लेकर अपने राज्य में आ गया और विवाह करके सुखपूर्वक रहने लगा। अब बोलो विक्रमादित्य, बेताल कह रहा है विक्रमादित्य को, अब बोलो विक्रमादित्य। यहां तक की कहानी सुनने के बाद बेताल ने पूछा, हालांकि राजकुमारी को उसका मनपसंद वर मिल गया, मगर राजकुमारी को किस बात की सजा मिली? वह आरोप तो मिथ्या था, यानी कि झूठ था। उस आरोप का दोष किस पर है? राजकुमार का, मंत्री पुत्र का, सिपाहियों का या राजा का? राजन, यदि तुमने जानते बूझते भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये बात बेताल कह रहा है विक्रमादित्य को। तो अब विक्रमादित्य कहते हैं, सुनो बेताल। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, राजकुमार ने जो कुछ भी किया प्रेम मोह में किया। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मंत्री पुत्र ने जो कुछ किया वह मित्र के लिए किया। सिपाही ने अपना कर्तव्य पूरा किया, इसलिए उनका भी कोई दोष नहीं है। मगर हाँ, राजा ने बिना सोचे विचारे निर्णय किया, इसलिए इस प्रकार मुख्य दोषी वही है। बेताल विक्रमादित्य की न्यायपूर्वक बात सुनकर प्रसन्न हो उठा। तुम ठीक कहते हो विक्रम, मगर मैं चलता हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था यदि तुम बोलोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, और यही मेरी शर्त थी। यह कहकर बेताल उसके कंधे से ऊपर उठा और पलटकर उसी वृक्ष की ओर बढ़ने लगा। वह तेज गति से हवा में तैरता हुआ शमशान घाट की ओर उड़ता जा रहा था और
हाथ में तलवार लिए राजा विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे भाग रहा था। रुक जाओ बेताल, लौट जाओ विक्रमादित्य, वापस चले जाओ, बेताल कह रहा था। जिसने तुम्हें मुझे लाने के लिए भेजा है वह ढोंगी है। मगर राजा विक्रमादित्य भला कम मानने वाला था। उसने योगी को वचन दिया था और अपने वचन के लिए वह अपनी जान पर भी खेल सकता था। और अब फिर से राजा वहां पहुंच जाता है और फिर से उसे कंधे पर बैठाता है और फिर से वो शर्त रखता है कि बीच में नहीं बोलना है। और किसकी पत्नी इस बार, ये कहानी है, अगली वीडियो में आपको ये कहानी मिलेगी। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या राजा ने न्याय तो सही किया ही है? आपको कितना अच्छा लगा और आपको क्या प्रेरणा मिली इस कहानी से? जल्दी दूसरी कहानी आएगी, कल ही मैं कहूँगा दूसरी कहानी आएगी। इसलिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।